हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हैं उसमें क्रॉप इंश्योरेंस जो आपका स्कीम्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस, एसओ या और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो बेसिकली अपन इस जो स्कीम है या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जैसा कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं या व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी प्रकार से जो फार्मर्स हैं उनके लिए आपका जो क्रॉप का इंश्योरेंस है वो किस प्रकार से करवाया जा सकता है, या फिर कौन कौन सी क्रॉप्स इंश्योरेंस के लिए आपकी एलिजिबल है, ठीक है, और किस एरिया में क्या इंटरेस्ट रेट या अपन उसको बोलते हैं प्रीमियम रेट, उस पे आपका इंटरेस्ट अवेलेबल है। साथ ही अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो प्रेजेंट में आपके वर्क कर रही है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो भी ये याद रखें कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपके आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जामिनेशन में और अदर जो आपकी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपकी सबसे पहली जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जिसका नाम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS रखा गया, ठीक है, या फिर इसको अपन बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना RKBY भी बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपकी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस स्कीम थी, उसकी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले जो इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के रूप में या अपन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना RKBY के रूप में आई, ठीक है। इस स्कीम की जो भूमिका है, किस प्रकार से फार्मर को क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे और इसको कब जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्कीम का। तो आपकी जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है या अपन बात करें नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो स्कीम है वो आपकी सबसे पहले 23 जून 1999 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो स्कीम थी ये क्रॉप इंश्योरेंस की, तो ये आपकी 23 जून 1999 में आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उनके द्वारा ये लॉन्च की गई और इसको जो है आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाम दिया गया। और इसके साथ ही आपकी जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है NAIS यानी कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अपन बोल सकते हैं या कृषि बीमा योजना के रूप में सबसे पहले जो स्कीम थी वो कौन थी, आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करते हैं जो आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, इसमें सभी फार्मर्स के लिए और जो नोटिफाई क्रॉप्स हैं उनके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम कंपलसरी के रूप में या कंपलसरी जो है मैंडेटरी जो है उसके रूप में लॉन्च की गई। यानी कि जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है, तो उन क्रॉप्स को नोटिफाई क्रॉप के रूप में लिया गया और इन नोटिफाई क्रॉप्स के लिए फार्मर जो है वो लोन लेते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लोन लेते हैं तो इन क्रेडिट लोन पे इनका जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी रखा गया। जैसा कि अपन बात करें प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके रूप में फार्मर्स जो क्रेडिट लेते हैं तो उन सभी फार्मर्स के लिए आपका जो PMFBY है, अभी प्रेजेंट की जो योजना है आपकी इंश्योरेंस की स्कीम है जो अपन आगे पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो जो कोई भी फार्मर अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से क्रॉप के लिए लोन लेता है तो उस लोन का जो पेमेंट है उसमें से आपका जो इंश्योरेंस है इसका पैसा काट लिया जाता है। या सीधी सी अपन बात करते हैं कि जो लोनी फार्मर्स हैं जो बैंक से लोन ले रहे हैं उनका क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है
या कंपलसरी है। ठीक है, तो पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन द RKBY वाज कंपलसरी फॉर ग्रोविंग नोटिफाई क्रॉप्स एंड अवेलेबिंग क्रॉप लोन्स फ्रॉम फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है ए फार्मर में आल्सो इंश्योर हिज क्रॉप बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ थ्रेस होल्ड यील्ड लेवल अप टू 150% ऑफ एवरेज यील्ड ऑफ नोटिफाइड एरिया ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम एट कॉमर्शियल रेट्स। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो आपकी फार्मर्स हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं या लोन नहीं भी लेते हैं और उस कंडीशन में वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं क्रॉप का, तो उसकी जो कॉमर्शियल प्रीमियम रेट है वो आप बैंक को पे कीजिएगा और बैंक इसके एवज में आपको क्रॉप का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके लिए अगर अपन बात करते हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, इस स्कीम के लिए जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे उनके लिए 10% का प्रीमियम रेट में डिस्काउंट भी दिया गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी प्रीमियम रेट थी, आगे अपन बात करेंगे कि इस स्कीम के अंतर्गत कितनी प्रीमियम रेट थी, तो उन प्रीमियम रेट से आपके जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको 10% लेस करके अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस केस ऑफ कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक्चुअल लेडर आर बीइंग चार्ज्ड। और इसके अलावा आपकी अगर कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वही आपको पे करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है वो 23 स्टेट्स में और 2 जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उनमें लॉन्च की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपका 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है वो लॉन्च की गई तो उस टाइम पे एक तो ये डिस्काउंट वाला, तो उस टाइम पे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको कितना % डिस्काउंट देने की घोषणा की गई, इसके साथ ही वो कितने एरिया में कौन कौन से एरियाज में जो है रिलीज की गई। तो यहाँ पे 23rd जो है वो स्टेट और 2 यूटी में ये योजना है वो स्टार्ट की गई। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखना है कि इसमें जो लोन की व्यवस्था है या लोन का जो प्रोसेस है वो लोनी फार्मर के लिए कंपलसरी है और नॉन लोनी फार्मर का जो भी कॉमर्शियल रेट है, प्रीमियम रेट है, उसका पैसा उसको इंश्योरेंस के एवज में पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ये इंश्योरेंस स्कीम क्या है। क्रॉप इंश्योरेंस इज ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फार्मर अगेंस्ट वेरिएशन इन यील्ड resulting from uncertainty of particularly all of natural factors beyond their control as rainfall, drought या excess rainfall, flood, hails, other weather variables, temperature, sunlight, wind, pest infection। यानी कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, सीधे शब्दों में अपन बात करें या इजी लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये आपका जो यील्ड में जो आपका वेरिएशन आ रहा है, फार्मर की जो यील्ड में वेरिएशन आ रहा है उसका रीजन ये हो सकता है कि कई प्रकार के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसमें आपका रेनफॉल है, कभी जो है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है तो कभी क्या होता है कम रेनफॉल रिसीव होता है। तो उस कंडीशन में कम रेनफॉल होगा तो उस कंडीशन में आपके जो प्लांट्स हैं वो ड्रॉट के कारण और ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण जो वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी उसके कारण आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी, तो उसके कारण यील्ड में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और अदर जो वेदर वेरिएशन है, टेम्परेचर का है, सनलाइट का है या विंड का है, इसके साथ ही जो पेस्ट और डिजीज का इन्फेक्शन होने के कारण आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज की कंडीशन में फार्मर को जो नुकसान हो रहा है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो फार्मर के साथ पार्टिसिपेट या उनको प्रोटेक्टिंग करने के लिए आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो वर्क करेगी। ठीक है, इसके साथ ही जो भी फार्मर्स हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में क्रेडिट नहीं है फॉर क्रॉप ग्रोविंग या कॉस्ट
जो आपका कल्टीवेट करना चाहता है वो कॉस्ट, उसके पास वो कॉस्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो बैंक है, रिलेटेड बैंक है, वो फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आपके फार्मर्स होते हैं उनके पास फॉर परचेजिंग सीड, फर्टिलाइजर्स या और अदर जो मशीनरी है, कोई फार्मर है वो इस प्रकार के एग्रीकल्चर करना चाहता है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन रिसोर्सेज के परचेज करने के लिए वो क्रेडिट जो लेगा उसकी व्यवस्था भी इस स्कीम के अंतर्गत करवाई जा रही है। देखिए पॉइंट, क्रॉप इंश्योरेंस इज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ फार्म इनकम बाय फैक्टरिंग द लार्ज नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज विच अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। और साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म के द्वारा जो फार्मर के ऊपर जो बैड इम्पैक्ट आया है या लॉस जो हो रहा है, तो उस कंडीशन में फार्मर को जो अनसर्टेनिटीज है उनसे रिलीव महसूस करवाना। There are two approaches of crop insurance, namely individual approach where yield loss of individual farms from base of indemnity payment, and homogeneous area approach where homogeneous crop are taken unit assignment of yield and payment indemnity। तो इस कंडीशन में जो होमोजेनिसिटी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं तो उसका इंडिविजुअली फार्म पे अगर किसी प्रकार का डैमेज होता है या पूरा एरिया जो है इस डैमेज से अफेक्टेड होता है, तो उन फार्मर्स को जो यील्ड का लॉस हुआ है उसके एवज में या उसका जो मुआवजे के रूप में बैंक द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए आपका ये इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। जो भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेनली दो आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला है कि फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स एबल नहीं होते हैं कि वो सीड, फर्टिलाइजर या जो भी मशीनरी है उसको परचेज कर सके, तो वो मोस्टली जो क्रेडिट है वो बैंक से लेंगे और उस कंडीशन में उसका जो क्रेडिट है, उसका जो कॉस्ट है या जो आपका क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। अदरवाइज अगर बैंक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देगा फार्मर को, तो उस कंडीशन में आपका फार्मर्स जो कल्टीवेशन है क्रॉप का वो नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में जो कॉमर्शियल लेवल पे आपका जो कल्टीवेशन हो रहा है वो लगातार कम हो जाएगा और फार्मर जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करने लग जाएगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है केवल और केवल फैमिली डिमांड के लिए। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपका जो कॉमर्शियल एरिया है या कॉमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं फार्मर को प्रोवाइड करवाई जा रही है। देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज, तो सबसे पहले तो आपकी जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस कवरेज करवाना। आप हमेशा जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं कि जो आप फार्मर है लगातार जो है वो क्रेडिट लॉड की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, तो उस कारण फार्मर के जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं उनको कम करने के लिए आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इन केस आपकी क्रॉप किसी नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेटिस के कारण डैमेज होती है तो उस कंडीशन में बैंक फार्मर को परेशान नहीं करेगा और उस कंडीशन में आपके जो रिलेटेड एजेंसी है उसके द्वारा फार्मर का जो पैसा है वो बैंक को पे किया जाएगा। तो इसके लिए इंश्योरेंस कवरेज, इसके साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप एनी नोटिफाई क्रॉप एज ए रिजल्ट इन नेचुरल क्लाइमेटीज, पेस्ट एंड डिजीज। और इसके लिए यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसमें फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट उस कंडीशन में है, फार्मर को कंडीशन में ही आपको जो पैसा है वो मिलेगा। दूसरी चीज नोटिफाई क्रॉप। नोटिफाई क्रॉप का मतलब होता है कि जो उस रीजन में पर्टिकुलरली ग्रो की जा रही है, ठीक है, कोई फॉरेन क्रॉप नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लोकेलिटी पे आपका राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो उस एरिया की क्या है नोटिफाई क्रॉप। तो इस योजना के अंतर्गत कुछ क्रॉप्स हैं उन्हीं को
नोटिफाई क्रॉप के रूप में या नोटिफाई क्रॉप की श्रेणी में कैटेगरी में जो है लिया गया है। ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप है अपन आगे बात करने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसी क्रॉप नहीं होनी चाहिए जो उस रीजन में ग्रो हो ही नहीं सकती, ठीक है, या उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अगर उसको ग्रो करेंगे तो वो फेलियर होगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन नोटिफाई क्रॉप जो उस एरिया में पर्टिकुलरली लार्ज एरिया पे ग्रो हो रही है, उसका अगर किसी कारण नेचुरल क्लाइमेटीज हैं या पेस्ट है या डिजीज है उनके कारण डैमेज होता है, तो उस कंडीशन में फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट और इंश्योरेंस जो है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंकरेज द फार्मर्स टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव फार्मिंग प्रैक्टिस, और इसके साथ ही जो फार्मर्स हैं वो कोई न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज या कोई प्रोग्रेसिव जो फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। बिकॉज कोई भी प्रोग्रेसिव फार्मर जो होगा उसको ज़्यादा क्रेडिट की आवश्यकता होगी, ओके, लार्ज एरिया पे उसको कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होगी और उस कंडीशन में जो क्रेडिट है वो भी उसको ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका जो सपोर्ट है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है, या अपन बात करें जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी का होना आवश्यक है, ठीक है। हायर वैल्यू इनपुट्स और हाई इनपुट्स यूज करना चाहता है एंड हायर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, उसके लिए आपका फार्मर को प्रमोट किया जाना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू हेल्प स्टेबलाइज फार्म इनकम, और इसके साथ ही जो आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज है या और अदर सरकमस्टांसेस हैं उनकी वजह से जो क्रॉप का डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका जो फार्मर है उसकी इनकम जो है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, उस उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करने के लिए आपकी ये इंश्योरेंस स्कीम वर्क कर रही है, पर्टिकुलरली इन डिजास्टर ईयर्स। और ये किस कंडीशन में, जब कोई नेचुरल डिजास्टर है वो क्रॉप को डैमेज कर रहा है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999 से रनिंग है, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं की फीचर्स ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। अब देखिए इसमें क्या क्या की फीचर्स होते हैं, किस प्रकार से फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है। क्रेडिट लिंकेज, तो इसमें क्या होगा कि फार्मर्स को जो है बैंक पैसा देगा, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि फार्मर की जो कनेक्टिविटी है बैंक से वो हो रही है। एंड मैंडेटरी फॉर बोरिंग फार्मर्स, और इसके साथ ही जो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से दूर हो चुके हैं उनको ये स्कीम वापस से एग्रीकल्चर के सेक्टर में या वापस से जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें लाने का काम करती है। रिस्क कवर्ड इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसमें जो आपका कॉस्ट जितना लग रहा है कि इस एरिया में पर्टिकुलरली इस क्रॉप को कल्टीवेट करने में इतना पैसा खर्च होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्क कवरेज दिया जाता है और उसको बोलते सम इंश्योर्ड वैल्यू, ओके। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आल्सो फाइनेंस द प्रीमियम, तो यहाँ पे जो कई प्रकार के क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो एक प्रीमियम रेट पे फार्मर को लोन अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट एज कोलेट्रल एंड लैंडिंग एजेंसी हैव टू फर्स्ट लाइन ऑन द क्लेम्स, और इसके साथ ही कई प्रकार की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो वर्क करती है जो फार्मर के इस कंडीशन में उसको क्लेम जो है वो भी अवेलेबल करवाती है। मिनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टेज, और इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी कम से कम ली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लेम प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, जो क्लेम का प्रोसेस है किसी कारणवश आपका जो क्रॉप डैमेज हो गया तो उसमें जो क्लेम मिलेगा उसका प्रोसेस भी फास्ट है, वापस से जो है उसमें किसी प्रकार के कोई पेपर्स नहीं रिक्वायर होते हैं। यील्ड एस्टिमेशन इज डन बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट एजेंसी एंड बेस्ड ऑन सिंगल सीरीज, और इसके साथ ही जो यील्ड का जो लॉसेस हुआ है, यील्ड का जो लॉसेस हुआ है उसको एस्टिमेट करने के लिए कई प्रकार की जो एजेंसियां हैं वो वर्क करती है ताकि सही से उसका कैलकुलेशन करके फार्मर को जितना नुकसान हुआ है उसका पेमेंट क्लेम के रूप में दे सके। तो इस प्रकार से ये कुछ क्या है इसकी की फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है। अभी जो टर्म आ रहा था ना आपका नोटिफाई क्रॉप्स, तो नोटिफाई क्रॉप क्या होती है कि बेसिकली जिस पर्टिकुलर रीजन में
जो क्रॉप ग्रो की जा रही है, और वो कौन सी श्रेणी की हो सकती है, जिसमें सबसे पहले है आपका फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। इसमें जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो भी फूड क्रॉप्स, चाहे वो सीरियल्स क्रॉप हो, ठीक है, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो पल्सेज हो, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ये क्रॉप्स अगर आप ग्रो करते हैं, तो इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए जितना आपका कॉस्ट लगेगा उतना आप जो बैंक है उससे ले सकते हैं। साथ ही उसका इंश्योरेंस करवाना आपके लिए कंपलसरी है, बिकॉज यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो भी फार्मर है जो बैंक से लोन ले रहे हैं, तो लोनी फार्मर के लिए ये इंश्योरेंस या ये जो फैसिलिटी है वो मैंडेटरी है। इसी प्रकार से जो भी आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी पर्टिकुलर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जिसमें अपन बात करें सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सीसेम है, तो ये ही मुख्य रूप से आपकी क्रॉप ग्रो की जाती है। इसके साथ ही इसमें शुगर केन, कॉटन और पोटैटो, तो ये क्या है आपकी एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप है, या फिर इसके साथ ही एनुअल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको भी इसमें रखा गया है। अदर एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप्स, एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ पास्ट इल्ड डेटा विल बी कवर्ड इन द पीरियड ऑफ द 3 years। और इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं या अदर जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, तो उनका भी इसमें या कॉस्ट जो है वो 3 year के डेटा देख के, 3 year का जो पीरियड है उसके डेटा देख के आपके जो फार्मर है उसको इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये सभी क्रॉप्स जो है वो नोटिफाई क्रॉप के रूप में इसमें रिकॉर्ड की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें फार्मर कौन कौन से एलिजिबल है। बिकॉज यहाँ पे अपन जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कि जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको 10% डिस्काउंट है। ओके, जो भी प्रीमियम रेट बैंक को पे करना है उसमें से 10% लेस करके। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से फार्मर जो है उनको कवरेज दिया गया है। ऑल फार्मर इंक्लूडिंग शार्प क्रॉपर्स, टेंटेनेट फार्मर्स ग्रोविंग द नोटिफाई क्रॉप्स इन नोटिफाई एरिया आर एलिजिबल फॉर कवरेज। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रकार के फार्मर्स, चाहे वो छोटे फार्मर हो चाहे वो बड़े फार्मर हो, जो भी क्रॉप जो नोटिफाई एरिया की जो क्रॉप है, जो इस पर्टिकुलर एरिया की नोटिफाई क्रॉप है उसको ग्रो करता है, तो वो सभी नोटिफाई क्रॉप्स की और नोटिफाई एरिया और फार्मर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, द स्कीम कवर्स फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स। इसके साथ ही कुछ फार्मर्स के ग्रुप हैं, फार्मर्स के जो ग्रुप्स हैं उनको ये मुख्य रूप से कवरेज प्रोवाइड करती है। देखिए, ऑन ए कंपल्सरी बेसिस, तो यहाँ पे जो कंपल्सरी बेसिस हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑल फार्मर ग्रोविंग नोटिफाई क्रॉप एंड अवेलिंग सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन SAO लॉन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनको बोलते हैं लोनी फार्मर्स। यानी कि इसमें अगर अपन बात करते हैं कंपल्सरी किसके हैं, कंपल्सरी किसके लिए हैं कि जो भी फार्मर्स जो पर्टिकुलरली किसी नोटिफाई क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो भी फार्मर किसी पर्टिकुलर नोटिफाई क्रॉप को ग्रो करने के लिए किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लेते हैं। ठीक है, और वो लोन किसके लिए ले रहे हैं, यहाँ पे आपका सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। उसमें वीडिंग है, उसमें फर्टिगेशन है, ओके, इरिगेशन है। तो इन सीजनल ऑपरेशन के लिए उसको जो क्रेडिट की नीड होती है वो नीड पूरी करने के लिए वो फार्मर्स क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो उन फार्मर्स को बोलते हैं लोनी फार्मर्स। और लोनी फार्मर के लिए इस स्कीम का या इस जो आपका इंश्योरेंस है उनका जो मैंडेटरी है करवाना। ठीक है, दूसरा है आपका ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस। इसके साथ ही जो वॉलेंट्री फार्मर्स जो क्रेडिट नहीं लेते हैं उस कंडीशन में अगर अपन बात करते हैं, ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस ऑल अदर फार्मर्स टू ग्रोविंग नोटिफाई क्रॉप्स, एग्जाम्पल नॉन लोनी फार्मर्स वू ऑप्ट फॉर द स्कीम।
तो वो भी क्या है आपके इस स्कीम के लिए एलिजिबल माने गए हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें, सीधी से शब्दों में बात करें, तो इसमें फार्मर्स चाहे मार्जिनल फार्मर हो, चाहे स्मॉल फार्मर हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का फार्मर हो, सभी फार्मर्स इस स्कीम के लिए क्या है एलिजिबल है। लेकिन इसमें वो फार्मर इस स्कीम के लिए मैंडेटरी है या उनके लिए कंपलसरी है जो फाइनेंशियल सपोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, ठीक है। और उन फार्मर्स के लिए जो इस प्रकार के लोन नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप को, नोटिफाई एरिया की जो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि अगर वो चाहें तो बैंक में उसका जो प्रीमियम रेट है वो पे करेंगे, तो इसके एवज में उनको भी फाइनेंशियल जो इंश्योरेंस कवरेज है, फाइनेंशियल तो वो दे ही नहीं रहे, तो उसको भी इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्क कवर्ड एंड एक्सक्लूसिव। रिस्क कवरेज और जो एक्सक्लूजन है, यानी इसमें कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो दिया जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी जो कॉमन प्रॉब्लम है उसी के कारण अगर जो आपका लॉस हो रहा है, उसी केस में आपका पैसा जो है उसको क्लेम के रूप में मिलेगा। अदरवाइज आपका कोई पर्सनल रीजन है उसके कारण आपका क्रॉप का डैमेज हुआ है तो वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, देखिए रिस्क इंश्योरेंस टू कवर लॉस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटिंग रिस्क। तो इसमें में बेसिकली जो रिस्क है जिनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है उसी कंडीशन में है, उसी कंडीशन में है। कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी क्रॉप डैमेज हुई है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। इसमें अपन बात करें नेचुरल फायर है, किसी नेचुरल कारण के कारण, नेचुरल जो इंसिडेंस है उसके कारण आपके फसल है वो फायर से बर्न हो चुकी है। लाइटनिंग, साइक्लोन्स, फ्लड, ड्रॉट एंड डिजीज एंड पेस्ट, उस कंडीशन में यहाँ पे अपन बात करें कोई वाइल्ड एनिमल्स ने आपकी जो क्रॉप है उसको डैमेज कर दिया है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको बैंक या जो भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो आपको क्लेम अवेलेबल करवाए। ओके, तो यही सरकमस्टांसेस हैं जिनको अपन चाहें तो भी प्रिवेंट नहीं कर सकते, यानी इन प्रिवेंटिंग रिस्क है उनको कवरेज प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपके इंडिविजुअल क्रॉप्स हैं, जो भी आपके इंडिविजुअल क्रॉप्स हैं पर्टिकुलर सीजन वाइज, और ये जो क्रॉप्स हैं उनकी एक निश्चित प्रीमियम रेट पे, उनकी एक निश्चित प्रीमियम रेट पे आपको इंश्योरेंस का कवरेज है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इंश्योरेंस का जो कवरेज है या प्रीमियम रेट है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है। जो स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि 2%, 1.5%, 3.5% ये प्रीमियम रेट कौन किसको देता है, ये प्रीमियम रेट कौन किसको देता है। तो इसको देखिए समझिएगा, जो भी फार्मर्स किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक से लेता है, ठीक है, तो उनके लिए प्रोसेस क्या होती है, कंपलसरी होती है। दूसरा जो नॉन लोनी फार्मर है वो चाहे तो कवरेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए जो भी नोटिफाई क्रॉप्स होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो भी नोटिफाई क्रॉप्स होती है उनका एक क्या होता है, इंश्योर्ड वैल्यू होता है। इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब है कि उसको 1 हेक्टेयर में ग्रो करने के लिए कितना पैसा लग रहा है और उसको जो फाइनल अपन यील्ड जो मिलेगी तो उससे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये क्या होगी उसकी इंश्योर्ड वैल्यू, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिएगा कि वीट को ग्रो करने में और वीट का जो पर हेक्टेयर आपका यील्ड है, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा कि वीट है उसको ग्रो करने में आपका जो भी पैसा लग रहा है, अगर आप उसको प्रोडक्शन लेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोडक्शन है उसमें आपको पैसे मिलेंगे 20,000 पर हेक्टेयर। अब ये जो प्रीमियम रेट है वो किस प्रकार निकाली जाती है, तो ये क्या हो गया आपका
इंश्योर्ड वैल्यू हो गया, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किसी एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे 30,000 हो सकता है, 20,000, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो ये क्या हो गया उसका इंश्योर्ड वैल्यू। ओके, ये इंश्योर्ड वैल्यू उस पर्टिकुलर क्रॉप का और उस पर्टिकुलर रीजन का है, उस पर्टिकुलर क्रॉप का और उस पर्टिकुलर रीजन का है जिस कंडीशन में आपको क्रॉप ग्रो करनी है। तो इसका प्रीमियम जो रेट है वो इसके सीजन के अकॉर्डिंग आपको, जैसे मान लीजिएगा वीट है तो वीट का क्या हो गया 1.5%। तो इस 1.5% का जो मतलब है वो ये है कि आपको 20,000 पर हेक्टेयर का जो इंश्योरेंस वैल्यू है उसका 1.5% जो पैसा है वो आपको कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, बैंक। यहां पे पर हेक्टेयर है, जैसे जैसे हेक्टेयर बढ़ेगा, जैसे जैसे हेक्टेयर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम रेट का पैसा है लगेगा तो 1.5% ही, लेकिन ये जैसे मान लीजिएगा कि 1 हेक्टेयर का है तो 20,000 का 1.5%, इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा 2 हेक्टेयर का है तो 40,000 का 1.5%, और अगर 3 हेक्टेयर है तो 60,000 का 1.5% आपको कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, बैंक में। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि बैंक में जमा करवाते हैं तो जो लोनी फार्मर है, जैसे मान लीजिएगा कोई फार्मर है उसको 1 लाख जो है पैसे बैंक किसके रूप में दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में दे रहा है। तो इस 1 लाख रुपए में से जो भी उसका प्रीमियम रेट बन रहा है, जो भी उसका प्रीमियम रेट बन रहा है तो वो यहां से लेस करके फार्मर को बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो ही देगा। ठीक है, अब यहां आप चाहो चाहे नहीं चाहो आपको ये पैसे पे करने ही पड़ेंगे, बिकॉज यहां पे ये क्या है, कंपलसरी है। ओके, इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिएगा आप बैंक से किसी प्रकार का लोन नहीं ले रहे हैं, आप बैंक से किसी प्रकार का लोन नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ पे प्रीमियम रेट, जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी 200, 500, 1000, 2000 जो बनते हैं इसके अकॉर्डिंग, और जितनी आपकी ज़मीन है उतना पैसा आपको बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या वो है, फैसिलिटी है कि अगर मान लीजिए आप स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है तो यहाँ पे आपको इस पैसे में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको 100 रुपये पे 10 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। और इंडिया में लगभग आपके 85% जो किसान है, लगभग 85% जो किसान है वो कौन सी कैटेगरी के हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का। तो ये स्कीम आपके लिए 10% का डिस्काउंट भी देती है। इसके साथ ही यहाँ पे ये प्रीमियम रेट इंडिविजुअली क्रॉप के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं तो जो भी प्रीमियम रेट है, जो भी प्रीमियम रेट है वो सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खरीफ सीजन की बात करें, खरीफ सीजन की बात करें, आपका जो बाजरा है या ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो खरीफ में ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसके लिए 3.5%। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी अदर क्रॉप्स हैं जिसमें सीरियल्स हैं या अदर मिलर या पल्सेज हैं, उनके लिए 2.5%। इसी प्रकार से रबी के लिए तो वीट के लिए 1.5% और वीट से अलग है उसके लिए 2%। और इसी प्रकार से आपकी जो खरीफ और रबी, खरीफ या रबी सीजन की क्रॉप है वो किसी प्रकार की एनुअल है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं तो इसकी जो एक्चुअल रेट है, ठीक है, जो आपके अदर फाइनेंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो प्रीमियम रेट है उसके अकॉर्डिंग वसूला जाएगा। ठीक है, द एक्चुअल रेट फॉर 5 ईयर शैल बी अप्लाइड इन डिस्ट्रिक्ट रीजन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द पोजीशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो आपकी रेट है वो यहाँ का जो फाइनेंशियल ईयर होता है या फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उस पर्टिकुलर 5 ईयर की होती है उसके अनुसार यहाँ पे ली जाती है।
तो ये अपन बात कर रहे हैं आपका जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उस स्कीम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स। अब ये स्कीम है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि इसमें कुछ कमियां हैं, तभी तो अपनी जो नेक्स्ट है इसको मॉडिफाई करके अपन लाएंगे। और उसके बाद में जो प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे, वो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, चलिए इसमें अगर अपन बात करते हैं कुछ रिस्क हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके कारण ये जो आपकी स्कीम है वो उतना सक्सेस नहीं हो पाई, या इसके जो बेनिफिट्स जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आ पाए। देखिए, सबसे पहला है आपका लार्ज इंश्योरेंस यूनिट। तो ये क्या है, एक लार्ज इंश्योरेंस यूनिट है, इसका जो कवरेज है वो प्रॉपरली सभी फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाया। ओके, नेक्स्ट है डिले इन पेमेंट टू क्लेम ड्यू टू लेट सबमिशन ऑफ लेट इल्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। और जो फार्मर्स जो इल्ड जो है उनका डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में जो क्लेम का पेमेंट है वो जब आपकी एस्टिमेशन टीम आएगी, एस्टिमेशन टीम जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी कि एक्चुअल में फार्मर का पर हेक्टेयर एरिया इतना नुकसान हुआ है, तो उसके जो इल्ड के डेटा है वो लेट सबमिट करने के कारण, या गवर्नमेंट के पास कभी कभी फंड की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो आपके जो फार्मर का जो क्लेम का पेमेंट है वो टाइमली नहीं हो पाया। ठीक है, इसी प्रकार से इस स्कीम के अंतर्गत अपन बात करते हैं प्री सोविंग और प्लांटिंग रिस्क जो है वो नॉट कवर्ड, यानी कि सोविंग से पहले या ट्रांसप्लांटिंग जो कर रहा है उस ड्यूरेशन में अगर क्रॉप डैमेज हो जाती है, इसमें अगर अपन बात करें किसी कारण जो फार्मर है वो सोविंग करने से पहले उसका जो सीड वगैरह है या क्रॉप का डैमेज हो जाता है, या टाइमली वो सोविंग नहीं कर पाता है, साथ ही जो प्लांटिंग है यानी कि नर्सरी जो कंडीशन है उसमें इस स्कीम के अंतर्गत कोई रिस्क कवरेज कवर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनट्रैक्टिव बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इल्ड। और इसके साथ ही जो इल्ड का जो एस्टिमेशन है, इल्ड का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण जो कुछ फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो उसका क्लेम नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से है लो इंडिमिनिटी लेवल। इंडिमिनिटी जो लेवल है वो काफ़ी लो है। लोकलाइज्ड क्लेम आर नॉट कवर्ड। इसके साथ ही जो लोकेलिटी पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर जो कंडीशन है वहाँ पे क्रॉप का डैमेज हो जाता है, चाहे वो नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण ही हो, लेकिन किसी स्मॉल एरिया में किसी स्मॉल जो कवरेज है उस पर नुकसान होता है, उसका इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है या उसका कवरेज फार्मर को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें लार्ज एरिया पे इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, तभी इंश्योरेंस कवरेज जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, अदरवाइज इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर नॉट कवर्ड। और इसमें क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद में अगर किसी कारण से डैमेज हो जाता है, जैसा कि आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 14 दिन तक का पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज दिया जाता है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत इस प्रकार के पोस्ट हार्वेस्ट जो कवरेज है उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इस कारण ये क्या हुआ, इतना सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट है डिफरेंट सीजनलिटी डिसिप्लिन फॉर लोनी एंड नॉन लोनी फार्मर्स। इसके साथ ही जो सीजनल वेरिएशन है क्रॉप का और नॉन लोनी और लोनी फार्मर है उनके लिए प्रीमियम रेट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं रखी गई। एंड लैक ऑफ कंपटीशन, और इसके साथ ही जो कंपटीशन है वो लेवल भी काफ़ी कम है। इसकी वजह से इस जो स्कीम है इसका प्रॉपर लाभ फार्मर्स को नहीं मिल पाया और इसके जो फेल होने के चांसेस है, यानी जो जितना एक्सपेक्टेड किया गया उतने रिजल्ट या उतने बेटर रिजल्ट इसके नहीं मिल पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैं या क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं उनसे फार्मर को क्या क्या एडवांटेज हैं वो होते हैं,
या फार्मर जो लोन है वो ले रहा है तो वो उससे किस प्रकार से प्रोटेक्ट हो सकता है कि अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में उसके जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार से चल पाएगी। देखिए, इट स्टेबलाइज द फार्म बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रॉप फेलियर। तो ये आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो फार्म की जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है, फार्म बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है इनकम की, उसको बना के रखता है इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। जब आपकी क्रॉप है वो फेल हो चुकी है तो उस कारण जो फार्मर का जो क्रेडिट का लोड है उसके लोड को कम करने का काम करता है। द फार्मर कैन एक्ट मच मोर कॉन्फिडेंटली इन बिजनेस फार्म बिजनेस एज देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड ऑफ फार्मिंग। और साथ ही फार्मर है वो फुल कॉन्फिडेंट रहता है कि अगर उसका क्रॉप किसी कारण से डैमेज हो भी गया, ओके, तो उस कंडीशन में वो नर्वस नहीं होगा बिकॉज उसने इंश्योरेंस जो है वो क्रॉप का करवा रखा है। ओके, नेक्स्ट है द नेसेसरी पेमेंट ऑफ प्रीमियम इंक्लूड्स ए हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमॉन्ग द फार्मर्स। और इसके साथ ही यहाँ पे आपके जो फार्मर्स हैं उनको जो प्रीमियम रेट है, ठीक है, प्रीमियम रेट है उसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी वाला मामला नहीं है क्योंकि वो सबके लिए क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इट प्रिवेंट फार्मर टू अप्रोच नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रॉप फेलियर। और इसके साथ ही जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है उससे भी क्रेडिट लेने से बचाता है। ओके, कि जो फार्मर है वो किसी पर्सनल स्तर पे जो है किसी प्रकार का लोन लेता है तो उस लोन की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल जो एजेंसी है उससे पैसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है इट इनहांस द यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स ऑफ बूस्ट द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। और इसके साथ ही इसमें जो क्रेडिट है उसकी व्यवस्था होती है, तो जो भी वो एग्रीकल्चर इनपुट या जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेवलप करना चाहता है तो वो इजीली जो है उनको परचेज कर सकता है या जो भी उसका जो इनपुट है उसको यूज़ कर सकता है। साथ ही जो सीजनल ऑपरेशंस हैं उनको भी वो आसानी से कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, इरिगेशन मैनेजमेंट है या और सीजनल इस प्रकार की कोई भी ऑपरेशंस हैं जिसमें क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो उनको वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन हाई रिस्क एरियाज क्रॉप इंश्योरेंस सर्व ए कैटलिस्ट आई ब्रिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन विच अदरवाइज रीनेम्ड अनकल्टिवेटेड। और साथ ही जहाँ पे हाई रिस्क एरिया है, हाई रिस्क एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे एरिया जहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी सीजनल वेरिएशन होता है या जो भी इस प्रकार की कंडीशन होती है और उस ड्यूरेशन में क्रॉप का डैमेज होना स्वाभाविक होता है, उस कंडीशन में फार्मर को ये विश्वास दिलाना कि आपका जो नुकसान होगा या आपको जो इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है उसकी चिंता ना करते हुए आप कल्टीवेशन करें। और ऐसी अगर व्यवस्था नहीं होती है, किसी प्रकार का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में फार्मर क्या करेगा, फार्मर उस एरिया को कभी भी कल्टीवेशन नहीं करेगा। तो हाई रिस्क एरिया जो किसी प्रकार से अपन बात करें जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं या हाई रेनफॉल प्रोन एरिया है, फ्लडिंग प्रोन एरिया है, ओके, इरोजन प्रोन एरिया है, तो जहाँ पे इस प्रकार की जो नेचुरल रिस्क है वो ज़्यादा होती है तो वहाँ पे धीरे धीरे फार्मर क्या करेगा, एग्रीकल्चर से दूर हो जाएगा। और एग्रीकल्चर से दूर होके वो कोई अन्य व्यवसाय है और एंटरप्राइजेज है उस पर फोकस करेगा। तो इससे आपका जो एग्रीकल्चर का एरिया है या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, जितना नीड है या जितना नीडेड है फॉर फूड सप्लाई ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज इस स्कीम के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत और सबसे पहली जो स्कीम जो 1999 में रिलीज की गई। इसके बाद में जो इसकी कमियां हैं, इसके बाद में जो इसकी जो कमियां हैं
इनको देखते हुए इसी जो आपकी इंश्योरेंस स्कीम है उसको वापस से जो है लॉन्च किया गया और उस स्कीम का नाम आपका मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस रखा गया। तो मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम और इसके बाद के जो पीरियड में उसकी कमियों को दूर करते हुए जो और अदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उनको लॉन्च किया गया, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रेजेंट सिचुएशन की अगर अपन बात करते हैं तो प्रेजेंट में आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीटली अपन ने जब से इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ है क्रॉप का, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, क्या क्या उसकी प्रीमियम रेट्स हैं, या किस प्रकार का कवरेज, कौन कौन सी आपकी क्रॉप कौन कौन से फार्मर को कवरेज दिया जा रहा है, ये सारी डिटेल में अपन बात कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई पॉइंट आपके दिमाग में नहीं बैठ पाया है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अपन जो नेक्स्ट स्कीम जो पढ़ेंगे वो इसी की मॉडिफाई स्कीम पढ़ेंगे, यानी कि आज अपन ने पढ़ी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में भी अपन बात की। तो इन कमियों को देखते हुए जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस स्कीम को रीलॉन्च किया या वापस से जो है दोबारा दूसरे जो इसकी शुरुआत है नए रूप में की गई, तो उसको मॉडिफाइड इंश्योरेंस मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन उसकी बात करेंगे और उसके बाद में आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या इससे रिलेटेड जो भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो अपन इसके सेकंड पार्ट में या चैप्टर सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।